3, 2, 1. Now we are going to start our new chapter ऑर्गेनाइजिंग। मैं आपका टीचर, आपका दोस्त अंकित श्रीवास्तव। आइए स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर। इससे पहले हमने देखा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये 5 फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, है ना। मैनेजमेंट के फंक्शंस के बारे में हमने पढ़ चुका है। टोटल 5 फंक्शन है। प्लानिंग, फिर उसके बाद होती है ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग में हमने प्लान्स वगैरह बना लिए। अब ऑर्गेनाइजिंग में हमको सारे रिसोर्सेज वगैरह इकट्ठे करने होंगे, तभी तो हम वो उस प्लान को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। जैसे हमने बोल दिया कि हमारी कंपनी की सेल अभी 2 लाख करोड़ टर्नओवर है, ठीक है, हमें उसको करना है 4 लाख करोड़ टर्नओवर, ठीक है, मतलब ये हमको बढ़ाना है, सेल्स बढ़ाना है। तो अब ये प्लान तो हमने बना लिया, ठीक है, या कोई भी हमने प्लान बना लिया, उसके लिए हमें रिसोर्सेज चाहिए पड़ता है, हमें उसके लिए पर्सनल चाहिए होता है, हमें उसके लिए एसेट चाहिए होता है, हमें उसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रक्चर चाहिए होता है। वो सब चीजें हम डिसाइड करते हैं ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं ऑर्गेनाइजिंग की। आइडेंटिफाइंग, ऑर्गेनाइजिंग कैन बी डिफाइंड एज आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग डिफरेंट एक्टिविटीज, ठीक है, अलग अलग एक्टिविटी को फाइंड आउट करना। हमने प्लान तो बना लिया, ठीक है, प्लान बिल्कुल बहुत अच्छा तैयार है। अब उस प्लान को करने के लिए हमें काम करना पड़ेगा, एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ेगी। अब जैसे कि मैंने बोला सेल्स हमको बढ़ानी है, तो सेल्स बढ़ाने के लिए हमें परचेज भी करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, लोगों से काम भी करवाना पड़ेगा, सेल्समैन भी हायर करने पड़ेंगे। तो बहुत सारे काम हैं। तो वो सारे कामों को आइडेंटिफाई करो, ठीक है, उसको ग्रुपिंग करो, मतलब अलग अलग उसके ग्रुप बनाओ, ठीक है। आइडेंटिफाइंग, ग्रुपिंग डिफरेंट एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड ब्रिंगिंग टुगेदर द फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। पैसा भी चाहिए भाई, अगर तुम्हें सेल्स बढ़ानी है, प्रोडक्शन ज्यादा करना है, सेल्समैन ज्यादा हायर करना है, पैसे तो चाहिए, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स भी चाहिए, ठीक है, काम कौन करेगा, काम पर्सनल एम्प्लॉइज करेंगे, तो ह्यूमन रिसोर्स भी चाहिए, साथ ही साथ फिजिकल मतलब एसेट वगैरह भी चाहिए। तो इन सभी चीजों को इकट्ठा करने के प्रोसेस को हम ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं, ठीक है। टू एस्टेब्लिश, ठीक है, ये सब हमने रिसोर्सेज इकट्ठा कर लिए, ठीक है, हमारे पास पैसा भी है, हमारे पास एम्प्लॉइज भी है, हमारे पास एसेट भी है, ठीक है। तो क्या उसको हमें अच्छे से अरेंज करना पड़ेगा, है ना। टू एस्टैब्लिश मोस्ट प्रोडक्टिव रिलेशन, ठीक है, इन तीनों को इस तरीके से अरेंज करो, इस तरीके से मैनेज करो कि सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव रिसोर्स बन जाए, ठीक है, फॉर अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफिक गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कुछ कंपनीज ऐसी होती है उनके पास बहुत सारा रिसोर्स होता है, लेकिन फिर भी अच्छी प्लानिंग के बावजूद उनका प्लान सक्सेसफुल नहीं हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन वहां पे अच्छा नहीं हो पाता है, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन वहां पे अच्छे से परफॉर्म नहीं होता है। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं उनका प्लान, चलो ठीक है, प्लान ठीक है, लेकिन उनके पास ज्यादा अच्छे रिसोर्सेस नहीं है, कम रिसोर्सेस को भी उनने इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज करा, इतने अच्छे से उसको अरेंज करा कि वो उससे क्या निकला, उससे मोस्ट प्रोडक्टिव रिलेशन बन के बाहर आया, जिसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ा, कंपनी का मार्केट शेयर बढ़ा, सेल्स बढ़ गई, कंपनी ने सक्सेस अचीव कर ली। तो यहां पे ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, ठीक है। इन जनरल वर्ड, अगर ये डेफिनेशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स है तो सिंपल वर्ड्स में अपन समझते हैं। ऑर्गेनाइजिंग रेफर्स टू अरेंजिंग एवरीथिंग इन ऑर्डरली फॉर्म, ठीक है। तो हर एक चीज अरेंज करना, जो भी प्लान को आगे एक्सेस करने के लिए जरूरी है, अगर हमें प्लान पे आगे चलना है तो उसके लिए हर जो भी चीज चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स, फिजिकल रिसोर्स या फिर फाइनेंशियल रिसोर्स, तो उसको अरेंज करना ऑर्डरली फॉर्म में, मतलब एक प्रॉपर फॉर्म में, ठीक है। एंड मेकिंग मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस, इस तरीके से उसको यूज करो, इस तरीके से उन रिसोर्सेस को यूज करो कि सबसे एफिशिएंट यूज है, मतलब कम कॉस्ट में ज्यादा प्रोडक्शन। एफिशिएंट का मतलब अपन को पता है, कम कॉस्ट ज्यादा बेनिफिट, ठीक है। तो दिस फंक्शन रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इस अपन ये समझेंगे अभी, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर यहां पे अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो दिस फंक्शन मतलब जब ये अपन फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग परफॉर्म करते हैं, तो यहां पे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनता है। एक और इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, वो भी देखना। टू ऑर्गेनाइज अ बिजनेस इज टू प्रोवाइड इट विथ एवरीथिंग, ठीक है। अगर तुम किसी बिजनेस को ऑर्गेनाइज कर रहे हो, मतलब उसको वो हर एक चीज प्रोवाइड कर रहे हो यूजफुल टू इट्स फंक्शनिंग,
ठीक है, मतलब कि ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या हुआ कि अगर तुम किसी बिजनेस को ऑर्गेनाइज कर रहे हो, ठीक है, तो तुम उसको सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हो जो कि उसके फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल, मशीन्स, टूल्स, कैपिटल, पर्सनल। ठीक है, रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है, फिर इसके बाद मशीन्स, टूल्स की जरूरत पड़ती है, फिर इसके बाद कैपिटल की जरूरत पड़ती है, पर्सनल की जरूरत पड़ती है। मतलब यहां पे तुमने कंपनी को रॉ मटेरियल दिया, ठीक है, फिर उसको कंपनी को तुमने टूल्स दिए, कंपनी को तुमने मशीन्स दी, कंपनी को तुमने फाइनेंशियल कैश रिसोर्स दिया, फिर कंपनी को तुमने पर्सनल मतलब एम्प्लॉयज दिए। ठीक है, तो ये सब चीजें अरेंज करने की प्रोसेस को हम क्या कह देंगे? हम इन सब चीजों को अरेंज करने की प्रोसेस को हम ऑर्गेनाइजिंग बोल देंगे। टू ऑर्गेनाइज अ बिजनेस इज टू प्रोवाइड इट विथ एवरीथिंग फॉर इट्स फंक्शनिंग। फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल, कैपिटल, पर्सनल, ह्यूमन रिसोर्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहां पर आई होप थोड़ा बेसिक समझ में आ गया होगा कि ऑर्गेनाइज मतलब क्या होता है। अब डिटेल में समझेंगे कि ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यहां पर ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में टोटल 4 स्टेप्स हैं, छोटी प्रोसेस है, एक एक करके देखेंगे। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। तुमने प्लान बना लिया है, प्लान बेशक बहुत बढ़िया है प्लान। अब वो प्लान को अचीव करने के लिए, अब वो प्लान को अचीव करने के लिए काम करने पड़ेंगे, है ना, बहुत सारा काम करना होगा, तभी तो वो प्लान का जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो पाएगा। तो वो उस काम को आइडेंटिफाई करो, क्या क्या काम करने हैं उसको आइडेंटिफाई करो। ठीक है, और डिवीजन ऑफ वर्क, अब सारा काम एक इंसान तो कर नहीं लेगा, तो उसको डिवाइड भी करना है। क्लियर है? पढ़ते हैं। द फर्स्ट स्टेप इन ऑर्गेनाइजिंग इज आइडेंटिफाइंग एंड डिवाइडिंग द वर्क। ठीक है, पहले तो आइडेंटिफाई करो कि करना क्या है। हमने बोला कि हमें 50% हमारी सेल्स बढ़ानी है, तो हमें रॉ मटेरियल खरीदना है, अच्छी जगह से रॉ मटेरियल खरीदना है, एक काम हो गया। फिर उसको यहां ट्रांसपोर्ट करवाना है, दूसरा काम हो गया। उसका प्रोडक्शन करवाना है, तीसरा काम हो गया। लेबर्स को बुलाना है, चौथा काम हो गया। तो ये जो काम है इसको आइडेंटिफाई करो। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल लेवल पे बोल दिया, बहुत सारे काम होते हैं, तो उस काम को आइडेंटिफाई करो। The first step in organizing is identifying and dividing the work as per plan। हमने जो प्लान सोचा था, प्लान में जो सोचा था उसके अकॉर्डिंगली हमने काम को आइडेंटिफाई करा, उसको डिवाइड करा। देन द डिवीजन ऑफ वर्क मेक श्योर, यहां पे वाला प्रिंसिपल याद होना चाहिए हेनरी फ्योल का, डिवीजन ऑफ वर्क। उसमें क्या बोला था कि स्पेशलाइजेशन आता है। अगर तुम डिवीजन ऑफ वर्क का फॉलो करते हो, डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल का फॉलो करते हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो सबसे पहली चीज स्पेशलाइजेशन आएगी। ओवरलैपिंग नहीं होगी रिसोर्सेज की, ओवरलैपिंग नहीं होगी काम की। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ वर्क मेक श्योर दैट देयर इज नो डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन ऑफ वर्क मतलब कोई एक काम दो लोगों के द्वारा नहीं होगा, है। ठीक है, एक काम जिसका है वही करेगा। एंड देयर इज नो बर्डन ऑफ वर्क ऑन वन पर्सन। ये दो चीज मतलब जब डिवीजन ऑफ वर्क किया जाता है तो ये दो चीज तो पक्के में हो जाती है कि काम जो है उसका डुप्लीकेशन नहीं होगा। मतलब 10-10 इंसान वही एक काम रिपीट कर रहे हैं, पता ही नहीं है किसी को कि किसी और ने ऑलरेडी कर चुका है, ऐसा नहीं होगा। और दूसरी चीज क्या होगी कि नो बर्डन ऑफ वर्क ऑन वन पर्सन, मतलब एक ही इंसान के ऊपर बहुत सारा बर्डन नहीं रहेगा क्योंकि काम बट चुका होगा। तो अपन को सबसे पहली स्टेप ऑर्गेनाइजिंग में, सबसे पहली स्टेप काम को करो आइडेंटिफाई एज पर द प्लान, उसको डिवाइड कर दो, पूरे वर्क को डिवाइड कर दो ताकि स्पेशलाइजेशन आए, डुप्लीकेशन ना हो और किसी एक इंसान के ऊपर पूरे काम का बर्डन ना हो। ठीक है, फिर मैनेजर डिवाइड द वर्क। मैनेजर क्या करता है? मैनेजर ने सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करा कि क्या क्या काम करना है, उसको डिवाइड करा। मैनेजर डिवाइड द वर्क इन स्मॉलर यूनिट, बहुत छोटे छोटे पार्ट में वो डिवाइड कर देता है। ठीक है, एंड ईच यूनिट ऑफ वर्क इज कॉल्ड एज जॉब। जो हम जॉब करते हैं, एक्चुअल में हम किसी कंपनी में गए, हम जॉब कर रहे हैं वहां पर, तो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं? एक्चुअली हम उनके बने हुए प्लान का एक छोटा सा काम कर रहे हैं, यही तो हम जॉब में कर रहे हैं। तो वही चीज मैनेजर ने बोला है कि मैनेजर जो है पूरे काम को डिवाइड कर देता है और हर एक छोटे छोटे यूनिट को वो जॉब बोलता है। ठीक है, यहां पर बहुत क्लियर है, बहुत सिंपल है। डिपार्टमेंटलाइजेशन, सेकेंड स्टेप डिपार्टमेंटलाइजेशन। यहां पर आफ्टर डिवाइडिंग द वर्क इन स्मॉलर जॉब related
एंड सिमिलर जॉब्स, ठीक है, रिलेटेड एंड सिमिलर जॉब्स, जैसे कि बहुत सारे काम है। यहां से किसी एक इंसान को जाना है मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, देखना है वहां पर कि सबसे सस्ता रॉ मटेरियल कहां पे मिल रहा है, फिर उसके बाद उधर से उसको डील करना है, डील करके वापस लाना है, फिर रॉ मटेरियल को प्रोसेस करवाना है। तो क्या करा कि जो सिमिलर वर्क है, मतलब जैसे ये सारे काम हो गए परचेज डिपार्टमेंट के, है ना, मतलब ये सारे काम है परचेज से रिलेटेड, इनपुट अभी आया नहीं है उससे रिलेटेड काम है, तो इसको एक अलग डिपार्टमेंट में डाल दिया, परचेज डिपार्टमेंट, ठीक है। तो रिलेटेड एंड सिमिलर जॉब्स ग्रुप्ड टुगेदर इन वन डिपार्टमेंट, तो एक जैसे काम को एक डिपार्टमेंट में डाल देना, ये हमारी सेकंड स्टेप है। बहुत क्लियरली ये हमें ऑर्गेनाइजिंग की तरफ बढ़ा रहा है, मतलब बिजनेस ऑपरेशन की तरफ बढ़ा रहा है। हम कैसे बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हैं ये हम सीख रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग में। हमने सबसे पहले प्लान बनाया, फिर हमने प्लान को अचीव करने के लिए सोचा कि क्या क्या करना है, हमने काम ढूंढे, फिर काम को हमने कर दिया डिवाइड, काम को हम कर दिया डिवाइड, फिर काम को डिवाइड करने के बाद हमने उसको ग्रुप कर दिया, मतलब सिमिलर जॉब्स को ग्रुप कर दिया, ठीक है, अलग अलग ग्रुप में कर दिया इन वन डिपार्टमेंट। अब यहां पे दो तरीके से ग्रुपिंग हो सकती है, यहां पे दो तरीके से ग्रुपिंग हो सकती है काम की, वर्क की। कैसे? फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन, मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी एक ही प्रोडक्ट बना रही है, ठीक है, एक कंपनी है वो एक ही प्रोडक्ट बना रही है, अब उसमें बहुत सारे काम होंगे, है ना। तो कंपनी जब फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन फॉलो कर रही है, वो तब काम को कैसे बांटती है वो अपन देखते हैं। अंडर दिस जॉब रिलेटेड टू कॉमन फंक्शन, समझना बात को, जॉब रिलेटेड टू कॉमन फंक्शन आर ग्रुप्ड अंडर वन डिपार्टमेंट। जैसे मैंने बोला कि अगर मेरी कंपनी एक ही प्रोडक्ट बना रही है तो मेरा बहुत सारा काम होगा परचेस का, ठीक है, बहुत सारा काम होगा मेरा मैन्युफैक्चरिंग का, बहुत सारा काम होगा मेरा मार्केटिंग का, और बहुत सारा काम होगा मेरा सेलिंग का। तो मैंने ये 4 डिपार्टमेंट बना दिए। बहुत सारा काम होगा मेरा एम्प्लॉयज को सिलेक्ट करने का, तो मैंने ये 5वां डिपार्टमेंट भी बना दिया। तो मैंने क्या करा, मैंने सिमिलर जॉब्स को जो कि केवल एक ही फंक्शन से रिलेट कर रही थी, ये जो मैं फंक्शन वर्ड बोल रहा हूं वो मैनेजमेंट वाले फंक्शन नहीं है, ठीक है, ये फंक्शन मतलब कि एक ही काम से रिलेट कर रही है। जैसे यहां पे रॉ मटेरियल जितना भी जो भी कुछ काम है रॉ मटेरियल से रिलेटेड है, उसको मैंने परचेज डिपार्टमेंट में डाला है, ठीक है। जितना भी काम है जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, मैंने उसको अलग डिपार्टमेंट में डाल दिया। जितना भी काम है जो मेरा सेल्स से रिलेटेड है, मैंने उसको सेल्स डिपार्टमेंट में डाल दिया। जितना भी काम है जो भी एडवर्टाइजिंग और प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेके आना, वो सब जो भी काम है मैंने उसको अलग मार्केटिंग डिपार्टमेंट में डाल दिया। तो इस तरीके से जब मैं केवल एक ही प्रोडक्ट बना रहा हूं और अलग अलग फंक्शन के बेसिस पे अपना ग्रुप कर रहा हूं, परफॉर्मेंस को ग्रुप कर रहा हूं, वर्क को, तो वहां पे मैं फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन फॉलो कर रहा हूं। एक बार इसको रीड कर लेते हैं। अंडर दिस job related to common function are grouped under one department. For example, job related to purchase are grouped under purchase department, ठीक है, परचेज से रिलेटेड जितनी भी जॉब्स होंगी उसको मैं केवल परचेज डिपार्टमेंट में डाल दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट है डिविजनल डिपार्टमेंट। बहुत अच्छे से देखना, बहुत ही सिंपल है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मेरी कंपनी जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर है, वो एक प्रोडक्ट नहीं बनाती, बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है। तो मेरी कंपनी फॉर एग्जांपल P1, P2, P3, ठीक है, P3 मेरी कंपनी जो है वो 3 प्रोडक्ट बना रही है, एक प्रोडक्ट नहीं बना रही है। लास्ट टाइम की तरह एक प्रोडक्ट नहीं बना रही, मेरी कंपनी 3 प्रोडक्ट बना रही है और तीनों प्रोडक्ट में बहुत सारा काम होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं मेडिसिन बना रहा हूं, यहां पे मैं स्टेशनरी का सामान बना रहा हूं, यहां पे मैं कॉस्मेटिक का सामान बना रहा हूं। तो अब प्रोडक्ट 1 से रिलेटेड जितनी भी जॉब्स होंगी उसका डिपार्टमेंट अलग, प्रोडक्ट 2 से रिलेटेड जितनी भी जॉब्स होंगी उसका डिपार्टमेंट अलग, प्रोडक्ट 3 से रिलेटेड जितनी भी जॉब्स होंगी उसका डिपार्टमेंट भी अलग। तो यहां पे मेरा 3 डिपार्टमेंट बन गया, D1, D2, D3 ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो अगर मेरी कंपनी एक प्रोडक्ट से ज्यादा प्रोडक्ट बनाने में डील करती है तो मैं वहां पे डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन फॉलो करूंगा, ठीक है। When an organization is producing
मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट, अगर ऑर्गेनाइजेशन एक से ज्यादा टाइप के प्रोडक्ट बना रही है, देन दे प्रेफर डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। अंडर दिस मेथड जॉब रिलेटेड टू वन प्रोडक्ट, ध्यान से समझना, जितना भी काम है जो एक ही प्रोडक्ट से रिलेट कर रहा है उसको मैं एक डिपार्टमेंट में डाल दूंगा। बहुत सिंपल है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, अपन ने भाई देखो अभी तक अपन ने क्या करा, अभी तक अपन ने काम देख लिया, ठीक है, कि कितने काम है एज पर प्लान, उसको अपन ने डिवाइड कर दिया। फिर अपन ने जो सिमिलर काम थे, ठीक है, सिमिलर काम थे, उसको मैंने एक ग्रुप बना के रख दिया, मतलब ग्रुपिंग कर दी, डिपार्टमेंटलाइजेशन कर दिया। अगर मेरी कंपनी एक प्रोडक्ट बना रही है तो फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन, और अगर मेरी कंपनी एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना रही है तो डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन, ठीक है। अब यहां पर देखना, काम तो हमने बांट दिया, ठीक है, लोग भी हैं काम करने के लिए। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, नेक्स्ट स्टेप है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। अब ये काम करवाना है ना, ये काम अपन को क्या करना है, करवाना है। अपन तो जाएंगे नहीं है हर काम करने, परचेज का डील करने या सेल्स, अपन सेल्समैन, ऐसा सेल्समैन तो जाएंगे नहीं, अपन है मैनेजर। तो अब यहां पर असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज मतलब जितने भी काम अपन ने सोचे हैं कि इतने काम करवाने हैं, उतने काम अब अपन एक्चुअल में करवाएंगे। अपन वो काम का ड्यूटीज असाइन करेंगे एम्प्लॉयज को, ठीक है। तो असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज इज द नेक्स्ट स्टेप इन ऑर्गेनाइजिंग। आफ्टर डिपार्टमेंटलाइजेशन ईच इंडिविजुअल वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट, हर इंडिविजुअल जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहा है इज असाइंड अ ड्यूटी। फॉर एग्जाम्पल मैं परचेज 1 के डिपार्टमेंट में हूं, मतलब प्रोडक्ट 1 के डिपार्टमेंट में हूं, तो जो भी यहां पे काम होगा वो मुझे असाइन कर दिया जाएगा, ठीक है, वो मुझे असाइन कर दिया जाएगा। इज असाइंड अ ड्यूटी मैचिंग टू हिज स्किल एंड क्वालिफिकेशन। तो जो भी एम्प्लॉय पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में है उसको अपन ने उस डिपार्टमेंट में रखा है, तो अब उसको अपन जॉब देंगे, अब अपन उसको काम देंगे, असाइन करेंगे कि भैया आपको ये काम कंप्लीट करके हमको लौटाना है। हमने असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी दे दिया, ठीक है, काम दे दिया ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, एम्प्लॉयज आर असाइंड ड्यूटीज, मतलब जब हम एम्प्लॉयज को ड्यूटी असाइन करते हैं कि आपको ये काम करना है, ठीक है, उस समय हम उनको एक सर्टिफिकेट नहीं बोल सकते, एक डॉक्यूमेंट उनको देते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन नाम का, ठीक है। मतलब जैसे अगर तुम किसी कंपनी में काम करने गए और तुम्हें ड्यूटी असाइन हुई है तो तुम्हें वहां पे जॉब डिस्क्रिप्शन मिलेगा, नाम से ही समझ में आ रहा है, जॉब डिस्क्रिप्शन। तो तुम्हें क्या काम करना है, कैसे काम करना है, वो सब उसमें मेंशन रहता है, ठीक है। तो सिंपल है लेकिन ध्यान रखना वर्ड जॉब डिस्क्रिप्शन, ठीक है। जॉब डिस्क्रिप्शन के थ्रू तुम्हें ड्यूटी असाइन की जाती है। चलो भाई, अपन ने काम भी दे दिया करने को कि हाँ भाई काम करना है, रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। एक प्रिंसिपल याद करो हेनरी फ्योल का, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें क्या कहा गया था कि रेस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी बराबर होनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा, अगर अथॉरिटी ज्यादा है और रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मतलब पावर टू टेक डिसीजन बहुत ज्यादा है, हमारे पास बहुत पावर है लेकिन काम करने को कुछ है नहीं, ठीक है, जिसमें अपन ने एग्जाम्पल भी पढ़े थे, तो हम क्या करेंगे, मिसयूज कर लेंगे अथॉरिटी का, ठीक है। और अगर हमारे पास रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, काम करने को बहुत है लेकिन डिसीजन लेने का पावर ही नहीं है, तो हो सकता है कि हम अपना काम ही ना कर पाए। तो यहां पर हमने क्या करा है, यहां पर असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज में हमने रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है, मतलब ड्यूटी असाइन कर दी है एम्प्लॉयज को कि जाओ भाई जाके काम करके लाओ। अब हम नेक्स्ट स्टेप में उनको एक तरीके से अथॉरिटी देंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में उनको अथॉरिटी देंगे कि अब जो है आपके पास पावर है टू टेक डिसीजन, आप अपने डिसीजन लो, अपना काम कंप्लीट करो, हमको सबमिट करो, ठीक है। तो वो नेक्स्ट स्टेप में है एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। इन द लास्ट स्टेप ऑल द इंडिविजुअल आर असाइंड सम अथॉरिटी, ठीक है। ये लास्ट स्टेप में क्या होगा, लास्ट स्टेप में जितने भी इंडिविजुअल, मतलब जो एम्प्लॉयज है जिनको यहां पे ड्यूटी असाइन हुई है, ऑल इंडिविजुअल आर असाइंड सम अथॉरिटी। अथॉरिटी मतलब क्या, पावर टू टेक डिसीजन, ठीक है। अथॉरिटी मतलब क्या, पावर टू टेक डिसीजन, ठीक है। उनको अपन पावर देंगे मैचिंग टू द जॉब, जिस हिसाब की उनको जॉब मिली है उतनी उनको पावर रहेगी, ठीक है। दे हैव, अब जैसे फॉर एग्जांपल एक क्लर्क है, ठीक है, तो अब क्लर्क को अपन उतनी ही पावर देंगे कि वो अपना जो डेटा है वो मेंटेन कर पाए, इतनी पावर नहीं दे देंगे कि वो कंपनी की बैलेंस शीट को जाके मैनिपुलेट कर रहा है, ठीक है। तो इतनी पावर नहीं देंगे, तो जितनी जॉब है उतनी अथॉरिटी। दे हैव टू परफॉर्म मैचिंग टू द जॉब, दे हैव टू परफॉर्म, इट रिजल्ट इन
क्रिएशन ऑफ सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। ठीक है, क्यों? क्योंकि अथॉरिटी डिसाइड सुपीरियरिटी, मतलब कि जिस एम्प्लॉय को तुमने केवल डेटा मेंटेन करने की अथॉरिटी दी है वो क्लर्क हो गया। जिस एम्प्लॉय को तुमने बैलेंस शीट या फिर कंपनी की ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को मैनिपुलेट करने या उसको यूज करने या उसमें एंट्री करने की परमिशन दी है, वो कंपनी का सीईओ या मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया। तो अथॉरिटी, जिसके पास अथॉरिटी ज्यादा है वो सुपीरियर है, जिसके पास अथॉरिटी कम है वो सबऑर्डिनेट है। तो यहां से एक रिलेशनशिप भी बन जाती है सुपीरियर सबऑर्डिनेट की, कि एक्चुअल में किसको किसको रिपोर्ट करना है, मतलब कौन एम्प्लॉय किसको जाके रिपोर्ट करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए बी सी के पास सबसे कम अथॉरिटी है, बी के पास थोड़ी ज्यादा है, तो सी जो है बी को रिपोर्ट करेगा कि हमने ये काम कंप्लीट कर लिया है, आप चेक कर लीजिए। फिर बी जो है अपना काम कंप्लीट करेगा, वो किसको रिपोर्ट करेगा? ए को काम करेगा। तो अथॉरिटी डिसाइड्स सुपीरियरिटी, मतलब कि अथॉरिटी जिसके पास ज्यादा है वो सुपीरियर है, अथॉरिटी जिसके पास कम है वो सबऑर्डिनेट है। तो इसका बात भी, इस बात का पता भी हमें इसी प्रोसेस के एंड में पता चलता है, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में। यहां पे हमने ऑर्गेनाइजिंग की केवल प्रोसेस देखी है, अभी पूरा चैप्टर बाकी है, बने रहना। और आई होप समझ में आ गई होगी ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस क्या होती है। ओके, जल्दी से आप इसको नोट डाउन करें, फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके।